दोस्तों इन दिनों एक फिल्म बनाने में बहुत कुछ लगता है, खासकर जब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी का इस्तेमाल करने की बात आती है या शॉर्ट में सीजीआई। इस तकनीक के कारण छोटी छोटी चीजों से लेकर पूरी दुनिया तक कुछ भी पोस्ट प्रोडक्शन में बनाया जा सकता है, जो मामूली फिल्मों को एक असली ब्लॉकबस्टर में बदल देता है। लेकिन सीजीआई के बिना सुपर हीरो एक्सपोज हो जाते हैं, मॉन्स्टर्स एक भयानक भूल की तरह दिखते हैं और कुछ शॉट्स आपको परेशान भी कर देते हैं। तो उठा लीजिए पॉपकॉर्न और हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे मशहूर हस्तियों को सीजीआई के इस्तेमाल के बिना सेट पर मजेदार तरीके से फिल्माया जाता है। स्मॉग का पागलपन। दोस्तों जब 2010 में फेमस फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग की कहानी के प्रीक्वल के रूप में द हॉबिट ट्रायोलॉजी रिलीज की गई, तो मिडिल ईस्ट की फ्रेंचाइजी के फैंस पूरी तरह से निराश हो गए। क्रिटिक्स ने इसे एक लॉन्ग बोरिंग मैस कहा। फिर भी जब सीजीआई को हटा दिया जाता है तो इसके अंदर छुपे हुए एक दिलचस्प वीडियो का पता चलता है। इस सीरीज के एक खास किरदारों में से एक का रोल बेनेडिक्ट कम्बरबैच को मिला था, जिसने गोल्ड ऑब्सेस्ड ड्रैगन स्मॉग को अपनी आवाज भी दी थी। लेकिन उसने ड्रैगन को सिर्फ अपनी मीठी आवाज ही नहीं दी। पर्दे के पीछे के फुटेज को देखकर पता चला है कि बेनेडिक्ट अपने किरदार को सही मायने में निभाने के लिए फर्श पर लेट गए थे। उन्होंने मोशन कैप्चर सूट पहना हुआ था और उनके चेहरे पर रेफरेंस डॉट्स लगाए गए थे, ताकि उनके रिएक्शंस और इमोशंस को उस बड़े ड्रैगन पर डिजिटल रूप से मैप किया जा सके। लेकिन एक आदमी और एक ड्रैगन दो बहुत अलग चीजें हैं, और बेनेडिक्ट के जमीन पर लेटने वाला गुस्से वाला ड्रैगन का वर्जन एक काल्पनिक परफॉर्मेंस की तुलना में ज्यादा कॉमेडी निकला भाई वो तो। Sordid scheme. शुक्र है बेनेडिक्ट के हाव भाव और आवाज पर आधारित फाइनल कट स्मॉग को एक बहुत ही मजबूत कैरेक्टर की तरह महसूस कराता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बेनेडिक्ट के फ्लोर फ्लॉपिंग सीजीआई फ्री परफॉर्मेंस को अगर शामिल किया जाता तो इसे और बेहतर रिव्यू मिलते। डॉक्टर सीरियसली स्ट्रेंज। दोस्तों अगर आपको लगता है कि बेनेडिक्ट द हॉबिट में सीजीआई के बिना अजीब लग रहा था, तो इंतजार कीजिए जब तक कि आप ये ना देख लें कि जब वो मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की शूटिंग कर रहा था तब क्या हुआ। मार्वल के फिल्म सुपर हीरो यूनिवर्स में उन्होंने डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का किरदार निभाया था, जो कि जादू शक्तियों का मास्टर बन जाता है और सबको बचाने के लिए हर तरह के जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैजिक फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करता। इसलिए एडिटिंग टीमों को शुरू से ही शानदार वर्ल्ड ब्रेकिंग सीन बनाने के लिए लाया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक्टर्स को रियलिस्टिकली शामिल किया गया था। कैरेक्टर्स को उन्हें रेफरेंस देना था, जिसका मतलब था कि हरे रंग के स्क्रीन में बहुत सारे एक्शन शूट किए जाने थे। ये कलरफुल बैकग्राउंड मीडिया टेक्नीशियंस को क्रोमा कीइंग नाम की तकनीक लागू करने में मदद करते हैं, जो उन्हें सीन से हरे या नीले रंग की हर चीज को हटाने में मदद करती है। फिर वो बैकग्राउंड को अपनी पसंद की किसी भी चीज से बदल सकते हैं। बहुत सारा वायर वर्क होने के कारण किसी भी स्थिति में बेनेडिक्ट ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ रहा हो, गिर रहा हो या फिर लड़ रहा हो, लेकिन ट्रेडमिल पर मजेदार तरह से लटकते हुए और किसी काल्पनिक लड़ाई में भागते हुए। उसका ये वीडियो दिखाता है कि वो हमेशा इतना ताकतवर नहीं दिखता था। कुछ जगहों पर उसने जादू की नकल करने के लिए वायर और शील्ड से जुड़ी कुछ छोटी एलईडी का भी इस्तेमाल किया, जिसे वो चला रहा था। वो क्रिसमस लाइट्स के एक बॉक्स के साथ विलन से लड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर भी ये एक ड्रैगन होने का नाटक करते हुए उसे जमीन पर लौटते हुए देखने से कहीं ज्यादा शानदार है भाई। दोस्तों मैं एक छोटा सा सर्वे करना चाहूंगा, सीजीआई के बिना आपको क्या ज्यादा मजेदार लगता है, बेनेडिक्ट का मजेदार स्मॉग सीन या उनका सुपर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज शूट? तो स्मॉग के लिए लाइक बटन फ्लॉप कीजिए और स्ट्रेंज के लिए सब्सक्राइब बटन पर फेरी लाइट्स टॉस कीजिए। भाई जो बेस्ट बेनेडिक्ट होना उसी की जीत हो, ठीक है? तो कहाँ थे हम? डरावना पेल मैन। पैंस लेबिरिंथ गिलर्मो डेल टोरो द्वारा निर्देशित और डॉग जोन्स द्वारा अभिनीत शायद अब तक की सबसे प्रसिद्ध डार्क फैंटेसी फिल्म है। पेल मैन के रूप में उनका परफॉर्मेंस एक बच्चा खाने वाला राक्षस जिसकी आंखें उसकी हथेलियों में रखी हुई हैं, आज भी मेरे सपनों में सताता है भाई। इस फैक्ट के बावजूद कि ये कैरेक्टर एक सीजीआई नाइटमेयर की तरह लगता है, उसके बारे में लगभग सब कुछ असली था। 2006 में सीजीआई उतना एडवांस्ड या भरोसेमंद नहीं था जितना कि आज हम बड़े पर्दे पर देखते हैं। इसलिए इसे सच महसूस कराने के लिए जोन्स ने पेल मैन को असली दिखाने के लिए हर दिन मेकअप चेयर पर 6 घंटे बिताए। सेट पर रहते हुए उन्होंने पूरी कॉस्ट्यूम पहने हुए पर्दे के पीछे के फुटेज को भी रिकॉर्ड किया, जो मजेदार और डरावने दोनों है। डॉग ने फोन का किरदार भी निभाया, जिसे डरावने मैथोलॉजिकल क्रीचर की तरह पेश करने के लिए एक और कंप्लीट मॉन्स्टर सूट और ज्यादा मेकअप की जरूरत थी। लेकिन उन्हें इस भयानक मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम में कलाकारों के साथ लापरवाही से बात करते हुए देखना फिल्म देखने से कहीं ज्यादा अजीब है। It's not easy, but it's something I'm used to.
मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे देखकर मैं हंसूं या रोऊं। दर्दनाक कोलोसस। दोस्तों, डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले सुपर हीरो में से एक है, जो उस लाल कॉस्ट्यूम और उसके गंदे सेंस ऑफ ह्यूमर की बदौलत है। लेकिन सीजीआई को जोड़े जाने से पहले सेट पर कोलोसस का किरदार निभाने वाला ये बंदा सबकी निगाहें अपनी तरफ खींचता है। कॉमिक बुक के कैरेक्टर पर आधारित ये बड़ा रूसी एक्स आदमी एक सुपर साइज्ड शाइनी सोवियत हीरो है, लेकिन दुनिया में कोई भी एक्टर 9 फीट लंबा नहीं हो सकता। उसकी मांसपेशियां इतनी बड़ी नहीं है और ना ही उसकी स्किन मेटेलिक है, तो शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डेडपूल फिल्मों में वो मुख्य रूप से सिर्फ एक डिजिटल रेंडर है। लेकिन सेट पर उन्हें हर सीन में दूसरे आर्टिस्ट के साथ बातचीत करने के लिए एक ग्रे कलर के ट्रैकिंग सूट में एक विशाल 6 फीट 9 इंच के कलाकार की जरूरत रहती थी। लेकिन अपनी डरावनी ऊंचाई के बावजूद वो इतना बड़ा नहीं था और कोलोसस या कोलोसल हाइट तक पहुंचने के लिए उसे बड़े प्लेटफॉर्म बूट और एक एक्स्ट्रा हेडगियर पहनना पड़ा। सेट पर ऐसा दिखने के लिए सच में एक बड़े आदमी की जरूरत होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बड़े आदमी की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रैकिंग सूट एक्टर के अलावा 4 और कलाकारों ने उनके स्वैगर के लिए मोशन कैप्चर, उनके चेहरे की जॉ लाइन, उनके डायलॉग और उनके चेहरे की डिटेल के लिए एनिमेशन दिया। यानी सिर्फ एक किरदार के लिए टोटल 5 कैरेक्टर्स। यार, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इतना बड़ा है। डरावना स्कूबी। दोस्तों, अगर आप बचपन में लाइव एक्शन मूवी स्कूबी डू के फैन थे तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। सबसे पहले तो स्कूबी डू असली डॉग नहीं था। असल में वो पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म में जोड़ा गया एक सीजीआई जानवर था, जबकि सेट पर आर्टिस्ट ने सिर्फ नाटक किया था जो कि वहां पर मौजूद था। अब उस खौफनाक हेडपीस को देखिए जो उन्होंने उसके बदले इस्तेमाल किया था। निश्चित रूप से इसके कलाकारों को इस बात पर फोकस करने में मदद मिली कि बाकी सेट की तुलना में नकली जानवर कहाँ था, लेकिन क्या इसे सच में इतना डरावना दिखाना जरूरी था? बेशक भीड़ भरे हवाई अड्डे के चारों तरफ घूमते हुए स्कूब को दिखाने के लिए जरूरी फरी सेंटोर सूट की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक प्री सीजीआई सीन एक ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि इसे किसी हॉरर फिल्म से चुराया गया था। जी हाँ, वो हरा नकाबपोश लुटेरा वास्तव में दादी होने का नाटक करने वाला स्कूबी है। लेकिन कपड़ों और स्कूबी के ह्यूमन परफॉर्मेंस को जहां तक हो सके रियल बनाने के लिए उन्होंने उस भयानक हरे स्क्रीन मास्क को पहने हुए एक आर्टिस्ट को एयरपोर्ट पर घूमते हुए इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या ज्यादा बुरा दिखाई देता है, वो मास्क या फिर वो कॉस्ट्यूम। अजीब जानवर। दोस्तों, अगर आपने डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट देखी है तो आपको पता चलेगा कि ये सिनेमा का एक शानदार काम है जो कि एनिमेटेड वर्जन पर आधारित है। बात यह है कि भले ही आपने इसे ना देखा हो, आप शायद बता सकते हैं कि बीस्ट एक सीजीआई क्रिएशन है ना? तो सारे विजुअल इफेक्ट्स को जोड़ने से पहले एक्टर डैन स्टीवंस ने जानवर के मूवमेंट, शेप और साइज को कैसे शामिल किया, तो पता चला कि लगभग 7 फीट की इस शैतान की आकृति डैन पर आधारित है, जो कि एक भारी ग्रे बॉडी सूट पहने मजेदार रूप से तैयार है। बेल का किरदार निभाने वाली एमा वॉटसन को काम करने के लिए थोड़ा सही शेप देने के लिए डैन को इस मस्कुलर ट्रैकिंग सूट को पहनते हुए किरदार निभाना पड़ा था। इसे जानवर के बदसूरत शेप और साइज में फैलाया गया था और इसका वजन 40 पाउंड था। इसके अलावा उसने अपने चलने में जानवर को उछाल देने के लिए स्टील हील्स या स्प्रिंग लोडेड जूते की एक जोड़ी पहनी हुई थी। डैन ने इस मूवमेंट में महारत हासिल करने के लिए 3 महीने तक दिन में 2 घंटे सिर्फ चलने और डांस करने की प्रैक्टिस की थी। ये कोशिश जितनी अद्भुत लगती है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एमा ने इस तरह के सीन में एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रखने का तरीका कैसे ढूंढा? भाई, यही है एक सच्चे प्रोफेशनल की निशानी। अजीब भेड़िए। दोस्तों, बस ट्वाइलाइट शब्द कहकर मैं लगभग एक पूरी पीढ़ी के टीन सुपर फैंस को कमेंट्स करने के लिए दौड़ते हुए सुन सकता हूँ। एक लड़की, एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ के बीच एक लव ट्रायंगल के बारे में 5 फिल्मों की ये कहानी शायद अब तक की सबसे लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी है। इस सीन में क्रिस्टन स्टीवर्ट द्वारा निभाया गया बेला का कैरेक्टर वेयरवुल्फ जैकब के साथ है, जिसे टेलर लॉटनर ने भेड़िए के रूप में निभाया है। चूंकि इस सीन में जैकब और बेला के बीच बहुत ज्यादा बातचीत थी, इसलिए डायरेक्टर ने टेलर को सेट पर ही रहने को कहा और क्रिस्टन के साथ टोन को सही रखने के लिए एक्टिंग की, जैसे कि वो नॉन रिफ्लेक्टिव मॉर्फ सूट काफी मजेदार नहीं था। डायरेक्टर ने क्रिस्टन को टेलर के सिर को छूने के लिए कहा, जैसे वो भेड़िए को कानों के बीच सहला रही हो, और इसका रिजल्ट शानदार था। अगर आपने कभी सोचा है कि इस फिल्म में क्रिस्टन ने इतनी अजीब एक्टिंग क्यों की थी, तो मुझे लगता है कि हमें इसका जवाब मिल गया। भले ये सीन लास्ट मिनट में शूट किया गया था, प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि शॉट इतना अच्छा लग रहा था कि टेक टीम ने पोस्ट प्रोडक्शन में इस पर काम किया। हालांकि इसकी साइड बाय साइड तुलना भी कम मजेदार नहीं थी। तो चाहे आप इसे प्यार करें या नफरत, मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि ट्वाइलाइट सीजीआई के बिना भयानक होती।
सुपर स्टैंड इन दोस्तों, जब सुपर हीरो टीम की फिल्मों की बात आती है तो द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। 2014 में जब पहली फिल्म द अनस्टॉपेबल स्क्वाड रिलीज हुई थी तो फिल्म देखने वालों के हंसते हंसते आंसू निकल आए थे, लेकिन उनमें से दो, रॉकेट रैकून और ग्रूट की खास तौर पर एक महत्वपूर्ण और मजेदार जोड़ी थी। हालांकि वो फिल्मों में एक साथ एक सुपर फनी जोड़ी के रूप में काम करते हैं। Don't drink fountain water, you idiot. That's disgusting. चीजें असल में तब और मजेदार हो जाती हैं जब सीजीआई को ऑफ कर दिया जाता है, जिससे वो असली जीवन में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रूट फिल्मों में लगभग 12 फीट लंबा है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी इंसान इतना लंबा नहीं है कि वो उसका किरदार निभा सके। इसलिए आर्टिस्ट को सही ढंग से देखने और उनके साथ बातचीत करने के लिए बराबर ऊंचाई का कुछ देने के लिए नीले रंग के बॉडी सूट में एक मजेदार बड़े हेड प्रोप के साथ एक लड़के का इस्तेमाल किया गया था। ग्रीन सूट की तरह इस तरह के ब्लू स्क्रीन सूट भी क्रोमा किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि नीले रंग में कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, ये कम रोशनी में सेट किए गए सीन को फिल्माने के लिए बेहतर है। ये तकनीकी तौर पर बहुत ही इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस कैरेक्टर का नाम बदलकर ब्लूट कर देना चाहिए। आपने शायद गौर किया होगा कि सेट पर इकलौता नीला सूट नहीं था। हालांकि ब्रैडली कूपर इस किरदार के लिए आवाज देने वाले एक्टर थे, लेकिन नीचे अपने घुटने के बल रेंगता हुआ ये बंदा वास्तव में रॉकेट रैकून है, या विशेष रूप से रॉकेट के मोशन रेफरेंस एक्टर सीन गन, जो कि डायरेक्ट जेम्स गन का भाई है। रॉकेट के 3 फीट लंबे फ्रेम की नकल करने के लिए अपने घुटनों के बल घूमकर सीन के सभी मूवमेंट्स को रॉकेट की एक्टिंग के आधार पर इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये था कि रॉकेट दूसरे कैरेक्टर्स के साथ ठीक से बातचीत कर सकता है, जैसे कि ड्रेक्स के साथ इस सीन में, जहां उसे कानों के बीच उसे आराम से सहलाया जा रहा है। ये सीन दिल को छू लेने वाला है, लेकिन सीजीआई के बिना यह अचानक अजीब लगता है। मेरा मतलब है, जरा शॉन के चेहरे को देख लीजिए। यहाँ तक कि अगर उस बड़े हाथ को मेरे सिर के पीछे भी रख दिया गया ना, तो मुझे लगेगा कि मैं भी उतना ही डरा हुआ दिखाई देता। लेकिन जरा रुक जाइए, उन्होंने इस सीन को कैसे शूट किया जहां रॉकेट और ग्रूट एक साथ इस तरह काम करते? मेरा मतलब है, शॉन इस शॉट के लिए ग्रूट के एक्टर के कंधों पर नहीं चढ़े, है ना? इस मामले में इस अजीब प्राणी के साथ शॉन को बदलना वाकई आसान था। ये रॉकेट का एक लाइफ साइज मॉडल वर्जन है, जो एक ऐसे टैक्सीडेर्मी जानवर की तरह दिखता है जो कि गड़बड़ा गया था। जितना डरावना ये है, ये मॉडल पूरे सीजीआई प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी था। इसकी फिजिकल प्रेजेंस ने विजुअल इफेक्ट्स टीम को एक अच्छा इशारा दिया। क्या रॉकेट शॉट में कुछ चीजों तक पहुंच पाएगा और उसके फर पर लाइटिंग कैसे दिखनी चाहिए? लेकिन जब मैं फिर से फिल्म को देखूंगा तो ये पहले और बाद की बात है कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगा। काउबॉय ड्रैक्स दोस्तों, गैलेक्सी के ओरिजिनल गार्डियंस के 5वें हिस्से के रूप में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे वो मार्वल फिल्म की दुनिया में से है। इस बड़े मस्कुलर एक्टर डेव बाटिस्टा को टैटू वाले कैरेक्टर में बदलने के लिए 5 मेकअप आर्टिस्ट की एक टीम को हर दिन 5 घंटे 18 प्रोस्थेटिक पीस लगाने पड़ते थे। किसी सीजीआई की जरूरत नहीं थी, ये बाद में हुआ। एवेंजर्स एंड गेम की आखिरी लड़ाई के दौरान जब ड्रैक्स के बुरे कैरेक्टर को दिखाया गया था, डेव को वास्तव में एक बड़े हरे रंग के पंचिंग बैग पर कूदते हुए एक विशाल मॉन्स्टर की पीठ पर छलांग लगाते हुए और अपनी पूरी ताकत से छुरा घूमते हुए फिल्माया गया था। पीछे हरे रंग के स्क्रीन शूट में एक आदमी बैग पकड़े हुआ था, जिसने डेव को वास्तव में बिना किसी को चोट पहुंचाए छुरा घोंपने में मदद की। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है कि आज ये सच में सीजीआई के बिना दुनिया के सबसे अजीब रोडियो सीन जैसा दिखाई देता है? एवेंजर्स साइज वॉर दोस्तों, मार्वल फिल्म का अल्टीमेट सुपर विलन थाइनोस कई नामों से पहचाना जाता है। द डार्क लॉर्ड, द मैड टाइटन, द परपेंडिकुलर ग्रेप इन नीड ऑफ चैपस्टिक एंड अ हार्ट, जबकि मुझे वो आखिरी नाम पसंद है। कैरेक्टर के अलावा उनका असली नाम जोश ब्रोलिन है। सीजीआई फेशियल एनहांसमेंट में मिली बड़ी कामयाबी के कारण ये आर्टिस्ट दुनिया को खत्म करने वाले खलनायक के रूप में दिखने में सक्षम था। इस तरह की फेस मैपिंग के लिए रेफरेंस के रूप में जोश के परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करते हुए उनसे मिलते जुलते 2 पपेट्स का इस्तेमाल जरूरी था। डॉट्स लगाकर उसके चेहरे के कुछ हिस्सों को मैप किया गया था, जिससे ग्राफिक्स टीम को जोश के एक्सप्रेशंस को पकड़ने में मदद मिली, ये ट्रैक करके कि हर डॉट कितना और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। जोश के परफॉर्मेंस के हर इंच को सही ढंग से दिखाने के लिए इसे फिर से ह्यूमन मॉडल पर और फिर थाइनोस के मॉडल पर मैप किया गया। लेकिन थाइनोस का चेहरा जितना शानदार लग रहा था, वो दूसरे कैरेक्टर्स की तुलना में बहुत बड़ा था, क्योंकि जॉश अपने पर्पल साथी जितना बड़ा नहीं था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमेक्स सीन में इस तरह की इंटरैक्टिव लड़ाई के सीन को परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था, तो एक शॉट में उन्होंने थाइनोस के सिर के साइज जितना एक मजेदार पर्पल फोम हेलमेट पहना था। इसने आर्टिस्टों को थाइनोस के बड़े पर्पल हेलमेट के साथ ठीक से काम करने में मदद की और चेहरे के एक्सप्रेशन को बाद में एडिट कर दिया गया। लेकिन जोश इन्फिनिटी वॉर में इकलौते एक्टर नहीं थे जिन्हें साइड स्प्लिटिंग साइज की परेशानी थी। पीटर डिंकलेज को निदाविलिर के बौने
राजा इतुई का किरदार निभाने के लिए तैयार किया गया था। इस फिल्म फ्रेंचाइजी में बौने 10 फीट से ज्यादा लंबे हैं, लेकिन उनका रूप बौनाई है। लेकिन पीटर, जिसे आप में से ज्यादातर लोग शायद गेम ऑफ थ्रोन्स के बौने टीरियन लैनिस्टर के रूप में पहचानते हैं, सिर्फ 4 फीट 5 इंच के हैं। लेकिन उन्हें हील्स पर रखना और बीस्ट या कोलोसस जैसे गद्देदार ट्रैकिंग सूट में ढलने से काम नहीं चलेगा। इसके बजाय पीटर के सीन्स को पूरी तरह से ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड पर फिल्माया गया था, जिसमें कोई दूसरा आर्टिस्ट मौजूद नहीं था। इसके बजाय उन्हें बहुत सारे कार्डबोर्ड कटआउट दिए गए थे, जिसमें दिखाया गया था कि सीजीआई टीम द्वारा आर्टिस्ट को कहां एडिट किया जाएगा। इसने निश्चित रूप से इतुई को बड़े पर्दे पर बड़ा बना दिया, और अगर इसे बेहतर बनाने के लिए अगर पीटर अपने स्टार के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते तो बाद में वो उन्हें डस्टबिन में भी फेंक सकते थे। मदर ऑफ पोटैटोज। दोस्तों, ऐतिहासिक टेलीविजन शो गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए जाने वाले डेनेरियस टारगेरियन के ड्रैगन सबसे ज्यादा जाने पहचाने वाले 3 मॉन्स्टर्स हैं। पहले सीजन में जब वो अपने अंडों से बाहर निकलते हैं, वहां से लेकर आखिरी सीजन तक जब उन्होंने स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया तो उन्होंने दुनिया भर के दर्शकों को चौंका दिया। लेकिन जितने असली वो लगते थे वो भी सिर्फ काल्पनिक ही थे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने आखिरी सीजन की कमियों की लगभग भरपाई कर दी। पिछले सीजन में ड्रैगन बहुत छोटे थे, लेकिन एमिलिया क्लार्क, जिन्होंने लेजेंडरी मदर ऑफ ड्रैगन की भूमिका निभाई थी, उनके साथ इतने वास्तविक रूप से कैसे काम कर पाई? जवाब है बड़े हरे आलू। सीन में एक ड्रैगन की प्रेजेंस को दिखाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स टीम ने हरे रंग के क्रोमा की वाले ड्रैगन शेप, यहाँ तक कि छड़ी पर बॉल्स भी बनाई थी। इसने एमिलिया और दूसरे एक्टर्स को छूने, पकड़ने या बस देखने के लिए फोकस पॉइंट्स दिए थे। लेकिन फैंसी इफेक्ट्स जोड़ने से पहले उसने उसे ऐसा दिखने दिया जैसे वो एक बड़े हरे आलू के ऊपर गा रही थी। पर यह सस्ता नहीं था। गेम ऑफ थ्रोन्स में इफेक्ट्स की क्वालिटी, डिटेल्स पर ध्यान देने की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि सिर्फ 10 मिनट के सीजीआई के काम में फिल्म प्रोड्यूसर्स के लगभग $8 लाख खर्च हो गए। भाई, एक बहुत ही महंगा आलू है। ड्रोल डेवी जोन्स। दोस्तों, डिज्नी की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन अब तक की 14वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज है, जिसमें फ्रेंचाइजी ने $4.5 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। लेकिन इतने सारे पैसों के बावजूद आर्टिस्ट वो डरावने ग्रेट ट्रैकिंग सूट पहनने से बच नहीं सके। ऐसा लगता है कि इन समुद्री लुटेरों को फैशन मेमो नहीं मिला था। दूसरी फिल्म डेड मैन्स चेस्ट में डेवी जोन्स का कैरेक्टर शानदार रूप से यादगार था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे बिल नाय द्वारा निभाया गया था। नाय की रेफरेंस एक्टिंग के अलावा डेवी जोन्स का किरदार पूरी तरह से सीजीआई ने बनाया था। जबकि एक ऐसा सीन है जहां वो इन सभी बेवकूफ क्रिटिक्स के लिए फिर से इंसान बन जाता है। डेवी के तौर तरीकों को पकड़ने के लिए, जैसा कि बिल द्वारा किया गया था, ट्रैकिंग सूट जरूरी थे। लेकिन डेवी के चेहरे के क्लोजअप सीन के लिए बिल को थोड़ा ग्रीन मेकअप भी करना पड़ा था। इससे उनकी आंखें और मुंह के आसपास छोटी छोटी लाइंस को हाईलाइट करने में मदद मिली, ताकि एडिटिंग के दौरान उनका कोई भी एक्सप्रेशन छूट ना जाए। भाई, चाहे ये इतना भी जरूरी क्यों ना था, लेकिन उसने इसे एक हाई सीज के हैमबर्गर का रूप दे दिया। ऑन द नोज। जब काल्पनिक खलनायकों की बात आती है तो बहुत कम लोग लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की बात कर पाते हैं। सॉरी, ये वो है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन पॉटरहेड्स को परेशान नहीं करना चाहेंगे। वो जितना बुरा है उतना ही बदसूरत भी है। हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के दुष्ट विलन एक्टर राल्फ फिएनेस का एक बहुत ही अनोखा सांप जैसा लुक है। या मेरा मतलब है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेटफॉर्म 93/4 की तरफ भागा और वहां से निकल नहीं सका। इस मशहूर नोजलेस विलन के छुपे हुए स्लिट्स को उसके सांप जैसे हाव भाव को हाईलाइट करने के लिए बनाया गया था। इस परफॉर्मेंस में असली डॉल्फ ने किसी भी तरह की कोई नकली चीज नहीं लगाई है। उनके चेहरे पर टेप लगाने के बजाय उन्होंने राल्फ को सांस लेने दी और पोस्ट प्रोडक्शन में नाक को एडिट किया। लेकिन यह आसान नहीं था। उनकी नाक को हर एक फिल्म में फ्रेम बाय फ्रेम बड़ी मेहनत से एडिट किया जाना था। फिर स्नेक स्लिट्स को जोड़ा गया और रेफरेंस के लिए उनके चेहरे पर लगाए गए डॉट्स की सीरीज का इस्तेमाल करके प्लेसमेंट को बहुत ही सावधानी से ट्रैक किया गया। उन सारी कोशिशों ने वास्तव में सबसे दुष्ट जादूगर की तरह उनको बना दिया था, लेकिन वो नाक के साथ और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। ट्वीडलडब। दोस्तों, टिम बर्टन की एलिस इन वंडरलैंड को 2010 में रिलीज होने पर कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स के तमाशे के रूप में सराहा गया था। ये फिल्म लुइस कैरोल के क्लासिक फैंटेसी एडवेंचर नॉवेल एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पर आधारित है और इसके अजीब क्रिएचर्स और अनोखे कैरेक्टर से भरी दुनिया वंडरलैंड में रहती है। लेकिन इनमें से एक या मुझे दो कहना चाहिए जो हैं वो वास्तव में अलग हैं, और वो हैं ट्वीडल ट्विंस। सीजीआई डिपार्टमेंट की थोड़ी सी मदद से अकेले मैट लुकास ने दोनों जुड़वा बच्चों की भूमिका निभाई थी। मैट ने एक ऐसी कॉस्ट्यूम पहनी थी जिससे वो जुड़वा बच्चों के गोल मटोल आकार में
मेल खाने के लिए एक बड़ी सी हरे रंग की चीज की तरह दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने रेफरेंस के लिए एक डबल के साथ एक जुड़वा की भूमिका निभाई और फिर डबल के साथ भूमिकाओं को बदल दिया ताकि जुड़वा बच्चों के बीच बातचीत हो सके। जुड़वा बच्चों को लगभग 2.5 फीट लंबा दिखने के लिए इसे डिजाइन किया गया था, लेकिन चूंकि एलिस पूरी तरह से फिल्म में बढ़ती और सिकुड़ती रहती है, इसलिए उनके पर्सपेक्टिव की ऊंचाई बदल जाती है। इसका मतलब था कि मैट लुकास और उनके जुड़वा को मिया वासिकोस्का के साथ परफॉर्म करने के लिए उस बबल नुमा बॉडी सूट के साथ हील्स भी पहननी पड़ी जिसने एलिस के किरदार को निभाया था। इतने बढ़े हुए वजन के बिना भी स्लिट्स में मास्टरी हासिल करना बड़ा मुश्किल है भाई, इसलिए मैट और उनके डबल को हरे रंग के स्क्रीन शूट में 2 और लोगों की जरूरत थी ताकि वो आगे बढ़ सके। जितना अजीब वो दिखते हैं ना, अजीब है यार, उनकी चाल भी अजीब, उनके फाइनल लुक के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, वो जिंदा अंडों की एक जोड़ी जैसे दिखाई देते हैं। अजीब वूला। दोस्तों, अगर आपको लाइव एक्शन स्पेस ड्रामा जॉन कार्टर में डिज्नी की कोशिशें याद नहीं है, तो यहाँ तक कि उनके बारे में जानते भी नहीं है आप, तो कोई आपको दोष नहीं देगा। 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म एक बहुत ही भयानक मार्केटिंग कैंपेन और एक बहुत ही अजीब टाइटल के कारण पूरी तरीके से फ्लॉप रही। कंपनी को इसमें लगभग $225 मिलियन की लागत आई, जिससे ये बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई। लेकिन इसके एलियन रूट्स वूला के कैरेक्टर में साफ दिखाई दे रहे थे, जो एक अजीब मार्टियन डॉग हाइब्रिड था। अगर आप मुझसे पूछें तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे दांतों वाले सैंडविच के साथ पिटबैल को क्रॉस किया गया हो। वूला, जिसने जॉन के तेज तर्रार दोस्त की भूमिका निभाई थी, उसको शूटिंग के दौरान वहां मौजूद रहना पड़ा क्योंकि उनके बीच अक्सर बातचीत होती थी। लेकिन क्योंकि वूला का शेप और साइज इतना अनकन्वेंशनल था, ग्राफिक्स टीम को क्रिएटिव होना पड़ा और यहीं से बेवकूफी भरा प्राणी सामने आया। उस अजीब से क्रीचर की ऊंचाई को स्थिर रखने के लिए वूला के मजेदार सिर को अक्सर कठपुतली मास्टर विलियम टॉड जोन्स की कमर के चारों तरफ लपेटा जाता था। विलियम ने नीचे हरे रंग का स्क्रीन शूट पहना था ताकि उसके शरीर को पोस्ट प्रोडक्शन में आसानी से एडिट किया जा सके। जिन सीन्स के लिए उन्हें ज्यादा डिटेल और एंगल की जरूरत थी, उसमें उन्होंने एक वर्किंग वूला पपेट हेड का इस्तेमाल भी किया था। चाहे सिर को सिर्फ एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, ये बड़े पर्दे पर कैरेक्टर को सही मायने में डॉगी लुक में डेवलप करने में महत्वपूर्ण था, भले ही कोई नहीं देख रहा था भाई। एलिफेंट इन द रूम। दोस्तों, डिज्नी के डम्बो के लाइव एक्शन रीमेक ने उस फेमस उड़ने वाले हाथी को असली बना दिया था, लेकिन इस प्यारे से क्रिएटर के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। सीजीआई के सभी लेयर्स को अलग करते हुए पता चलता है कि डम्बो को वास्तव में हरे रंग के स्क्रीन शूट में कई आर्टिस्टों द्वारा प्ले किया गया है, जैसे यहाँ स्टंटमैन पॉल लोव के द्वारा। इस तरह सेट पर उलट पलट करने से सीजीआई डिपार्टमेंट को काम करने का रेफरेंस मिला, जिसने फिल्म में सीजीआई क्रिएचर को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने में मदद की। लेकिन डम्बो किसी तरह की जीवित वॉशिंग मशीन की तरह नहीं गिरता है। एड ओसमंड, एक प्रोफेशनल क्रिएचर आर्टिस्ट, उसे एक रियलिस्टिक वर्जन भी देता है। स्टिल जैसे आर्म एक्सटेंशन वाले ग्रीन स्क्रीन सूट ने एक एड को असली हाथी के बच्चे की तरह सेट के चारों तरफ घूमने में मदद की। इन स्पेशलिस्ट सूटों का इस्तेमाल तब किया जाता था जब डम्बो के सीन्स के लिए उन्हें आर्टिस्ट से बातचीत करने की जरूरत होती थी, कुछ ऐसा जो बिना रेफरेंस के सही होना मुश्किल है, जबकि एक सूट सेटअप रेफरेंस के लिए काफी बेसिक था। दूसरों में इस फुल साइज के हाथी का सिर अटैच किया गया था। नहाने के सीन में इस्तेमाल होने वाले एक सूट को पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी बनाया गया था ताकि एड अपने सिर को पानी के नीचे डुबो सके, क्योंकि डम्बो को नहलाया जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं जमीन पर एक हाथी के रूप में काम कर सकता हूँ भाई। आधे सीन के लिए पानी के नीचे जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। दोस्तों, इनमें से किस सीक्रेट ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।